नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज का हमारा प्लैनेट है मून, चंद्रमा। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चंद्रमा यानी मून, इसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं, किन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट हाउसेस और जोडियक्स में ये कैसा। अगर हम जनरल सिग्निफिकेशंस की बात करें तो मून माइंड एंड इमोशंस का कारक है। तो ये हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए मूड स्विंग्स भी देता है। और हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये भी मून से डिसाइड होता है। मून मदर एंड मैटरनल लव को सिग्निफाई करता है, यानी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर की नर्चरिंग यानी केयर, ये जरूरी नहीं है कि मदर से ही केयर आ रही हो, किसी भी जगह से जहां से नेटिव को केयर एंड लव एंड मदरली इमोशनल अटैचमेंट मिलता है, मून उस रिलेशनशिप, उस केयर, उस नर्चरिंग को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक फेमिनाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जैसे मदर के लिए भी इसीलिए इसको देखा जाता है। मून मेंटल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मून स्ट्रांग होता है तो मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पीस ऑफ माइंड होता है नेटिव को लाइफ में। जबकि वीक अगर मून हो तो उससे स्ट्रेस और एंजाइटी मिलती है नेटिव को। इट कॉजेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मून एक्चुअल में देखा जाए तो एक ल्यूमिनरी प्लैनेट है, तो ये सन से कितनी लाइट ले पा रहा है, इसीलिए हम तिथि देखते हैं। मून बहुत डिपेंड करता है मेलेफिक बेनेफिक कि ये किस तिथि पर नेटिव का जन्म हुआ है। जैसे अगर अमावस पे जन्म है तो मून वीक माना जाता है, वेनिंग मून माना जाता है, बिकॉज सन की रोशनी मून को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए मून वीक है। जबकि पूर्णिमा के समय मून स्ट्रांग होता है क्योंकि सन की फुल एनर्जी मून को मिल रही होती है। तो मेंटल स्ट्रेंथ मून से हम नेटिव की जज करते हैं। हैप्पीनेस एंड कंफर्ट भी मून से देखा जाता है। आप अगर हम काल पुरुष कुंडली देखें तो उसमें जो चौथा भाव है वो उसका कारक मून है, और चौथे भाव से ही हम हैप्पीनेस एंड कंफर्ट भी देखते हैं। तो मून इंडिकेट करता है कितना नेटिव इमोशनली सिक्योर महसूस कर रहा है और लग्जरी कितनी मिलेगी, उसे कितना सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट रहेगा लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो हैप्पीनेस एंड कंफर्ट के लिए भी मून को देखा जाता है। मून मेमोरी एंड इंटेलिजेंस को भी सिग्निफाई करता है, इमेजिनेशन का भी कारक है, क्रिएटिविटी का भी कारक है। तो इन चीजों के लिए भी मून को देखा जाता है। अगर हम पब्लिक इमेज एंड पॉपुलैरिटी की बात करें, क्योंकि इमोशंस का कारक है, तो ये फेम, हमारी इमोशनल बैलेंस कितना है, हम लोगों को इमोशनली कितना समझ पाते हैं, कितना केयर कर पाते हैं, और हम अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं, तो फेम भी उसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए इन चीजों को भी ये सिग्निफाई करता है। पब्लिक इन्फ्लुएंस कितना डाल पाएंगे हम, कितना अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वाटर की राशि में है, वाटर को और लिक्विडिटी को सिग्निफाई करता है मून, इसीलिए अडेप्टेबिलिटी भी मून से देखते हैं हम। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें तो ये बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है, उसको गवर्न करता है, क्योंकि जल का कारक है। तो स्लीप साइकिल देखें, मेंटल हेल्थ देखें, माइंड, लंग्स, चेस्ट, लेफ्ट आई, लिम्फिक सिस्टम, इनको ये सिग्निफाई करता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन की बात करें तो ये हमारे इनर विजडम को स्ट्रेंथन करता है, ड्रीम्स का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड को भी सिग्निफाई करता है। मून का अगर जेंडर देखें तो फेमिनाइन एनर्जी है मून में। नेचर मेलेफिक या बेनेफिक ये डिपेंड करेगा
वैक्सिंग मून है या वेनिंग मून है, यानी यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो वो बेनिफिक माना जाता है, अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो वो मेलेफिक माना जाता है। अब इसमें शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी, क्योंकि अमावस के बाद के जो 5 या 6 दिन होते हैं तब भी मून को बहुत सन से लाइट नहीं मिल रही होती है, तो तब तक भी उसको कुछ मेलेफिक सेंस में ही लेते हैं। छठे दिन से, शुक्ल पक्ष के छठे दिन के बाद से वो प्रॉपर बेनिफिक माना जाता है, और पूर्णिमा के बाद 6 दिन तक भी मून में स्ट्रेंथ होती है तब भी वो बेनिफिक है, क्योंकि उस समय वो भले ही उसका वो घट रहा होता है लेकिन स्टिल उसमें काफी एनर्जी होती है पूर्णमासी के 6 दिन बाद भी। डायरेक्शन अगर हम देखें तो घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून की मानी जाती है। मून कैंसर साइन, जोडिएक साइन, या हिंदी में हम बोले तो कर्क राशि का स्वामी है, तो लॉर्डशिप मिली हुई है कैंसर साइन की। मून का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट। मून के फ्रेंड्स हैं सन एंड मर्क्यूरी, यानी सूर्य और बुध, ये दोनों प्लैनेट्स मून के फ्रेंड्स हैं। मून का एनिमी कोई प्लैनेट नहीं है, मून किसी को एनिमी नहीं मानता। न्यूट्रल है वो जुपिटर, मार्स, सैटर्न एंड वीनस के साथ, यानी कि गुरु, मंगल, शनि और शुक्र ग्रह के साथ मून न्यूट्रल है। अगर हम मून का एक्सॉल्टेशन देखें कहां पर उच्च का होता है, तो ये टॉरस यानी वृषभ राशि में 0 से 3 डिग्री तक उच्च का माना जाता है। इसका मूल त्रिकोण साइन है टॉरस यानी वृषभ राशि में ही 3 डिग्री से 20 डिग्री तक। अगर हम मून का डेबिलिटेशन यानी नीच वो किस राशि में होता है वो देखें, तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन में 0 से 3 डिग्री तक मून यानी चंद्रमा नीच का माना जाता है, मून डेबिलिटेटेड माना जाता है। मून का रंग कलर वाइट है, एलिमेंट वाटर है, मेटल सिल्वर। अगर स्टोन की बात करें यानी मून की रेमेडी में किस स्टोन का यूज होता है, तो पर्ल। एंड अनाज यानी ग्रेन की बात करें तो चावल यानी राइस मून का ग्रेन माना जाता है। मून का क्या इन्फ्लुएंस होता है हॉरोस्कोप में, क्या इफेक्ट देता है यदि मून स्ट्रांग है, जैसे कि हमने सिग्निफिकेशन से भी देखा। अगर मून स्ट्रांग है तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, इंटेलिजेंस देगा, अच्छी इंटेलिजेंस देगा, विजडम देगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा नेटिव को, अच्छे रिलेशनशिप विद मदर, नर्चरिंग नेचर देगा, व्यक्ति की खुद की नेचर भी नर्चरिंग होगी, केयरिंग होगी, और वो उसके अपनी मदर के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे क्योंकि उसे मदर की अच्छी केयर और प्यार भी मिलेगा। अब व्यक्ति अगर अच्छी नेचर का है, नर्चरिंग, केयरिंग और इंटेलिजेंट भी है, इमोशनली स्टेबल भी है, तो उसे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, उसमें क्रिएटिविटी है तो उसे सक्सेस भी मिलेगी पब्लिक लाइफ में। हेल्थ भी अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा क्योंकि वाटर बैलेंस्ड है बॉडी में। मून जो है वो जल का कारक है, तो जब मून बैलेंस्ड है तो शरीर में वाटर का बैलेंस भी मिलेगा। 70% तो जैसे किसी भी शरीर में हम जल तत्व ही मानते हैं, तो अगर जल तत्व बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो स्वास्थ्य तो अपने आप अच्छा होगा ही। तो हेल्थी भी बनाता है, व्यक्ति की हेल्थ पर भी अच्छा इम्पैक्ट डालता है, डाइजेशन अच्छा करता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और ओवरऑल वेलबींग अच्छी रहेगी। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप भी अच्छे रहे मदर के साथ, मदर से अच्छे है तो चौथा भाव अच्छा हो गया। कालपुरुष कुंडली में चौथा भाव मून कारक है और चौथा भाव हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी है, तो यानी वहां से भी केयर और लव और नर्चरिंग मिल रही है, तो रिलेशंस अच्छे हो गए, इमोशंस अच्छे हो गए,
हेल्थ अच्छी हो गई, पीस ऑफ माइंड मिल गया, तो ऑब्वियसली व्यक्ति की ओवरऑल वेलबींग अच्छी मिल रहेगी नेटिव की। इसी का ऑपोजिट अगर मून वीक है या एफ्लिक्टेड है तो मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि इमोशनल बैलेंस नहीं है। डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। इमोशनल डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है इमोशंस। तो सेंसिटिविटी का लेवल भी बैलेंस में नहीं होगा, मूड स्विंग होगा, और साथ में या तो किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाएगी, और खुद हो सकता है थोड़ा सा बोलते हुए उस औरों के इमोशंस को ना समझ पाए, अपने लिए ओवर सेंसिटिविटी रहेगी। तो फियरफुलनेस भी रहेगी, डर लगता रहेगा, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं है। वीक इम्यून सिस्टम होगा, क्योंकि वाटर का इम्बैलेंस है। डाइजेशन इश्यूज भी वाटर इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी, क्योंकि हार्मोन्स भी वाटर एलिमेंट लिए होते हैं, और हार्मोन्स का जो फ्लो है वो भी मून ही दिखाता है। तो स्ट्रगल्स विद मदर, क्योंकि मदर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, और इमोशनल सिक्योरिटी की कमी भी महसूस होगी, क्योंकि चौथा भाव जो कुंडली का है वो डिस्टर्ब हो गया यहाँ इस वजह से। अगर हम मून को डिफरेंट हाउसेस में मून के इफेक्ट देखें तो फर्स्ट हाउस में मून व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि पहले भाव के सिग्निफिकेशन और चंद्रमा के सिग्निफिकेशंस को ब्लेंड करेंगे हम, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वही इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर मून पहले भाव में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो पर्सनालिटी कैसी होगी? इमोशनल होगी, सेंसिटिव होगी, और व्यक्ति इंट्यूटिव हो सकता है, उसको जल्दी से इंट्यूशन होगा, इमोशन डोमिनेटिंग होगा, उसको बहुत इमोशनल प्रायोरिटी रहेगी, उसके आपको थॉट प्रोसेस में बहुत इमोशंस का डोमिनेंस दिखेगा। और अब इसमें नेगेटिव क्या पॉइंट आ जाता है कि व्यक्ति बहुत मूडी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, उसे बहुत जल्दी से चीजें, कुछ अच्छा हुआ तो एकदम से बहुत अच्छा लगने लगेगा, कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा किसी ने थोड़ा नेगेटिव कमेंट कर दिया तो एकदम से सेंसिटिव होकर उसका मूड खराब हो जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति बहुत मूडी भी हो जाता है। यदि मून सेकंड हाउस में हो तो सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस पर इम्पैक्ट डालेगा। मून अगर स्ट्रांग है तो अच्छे इम्पैक्ट डालेगा, मून अगर वीक है तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और इसके साथ हमें बाकी चीजें भी देखनी है, जैसे हम बात करते हैं कि एस्पेक्ट किसका है, किसके साथ कंजंक्ट है वगैरह। तो सेकंड हाउस में अगर मून होगा तो वेल्दी बनाएगा, क्योंकि मून खुद भी वेल्थ का कारक है, मनी का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है। तो कैश मतलब पैसा होगा, वेल्थ होगी, और कम्युनिकेशन में अच्छा बनाएगा, क्योंकि केयरिंग नेचर है तो कम्युनिकेशन में भी सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, केयर और रिस्पेक्ट दिखती है। लेकिन फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड भाव परिवार का भी भाव है, फैमिली का भाव है, वहां मून बैठेगा तो फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा देगा। तीसरे भाव में अगर हमें चंद्रमा मिलता है किसी नेटिव के थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस स्किल्स का हाउस है और मून अडेप्टेबिलिटी है। तो इन दोनों के ब्लेंड से क्रिएटिव नेटिव में क्रिएटिविटी बहुत एनहांस होती है, एक्सप्रेशन पावर अच्छी बन जाती है, और रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि नेटिव को सिबलिंग से केयर मिलती भी है, और नेटिव खुद भी सिबलिंग्स के लिए बहुत केयरिंग और मदरली होता है। अगर हम फोर्थ हाउस में मून को देखें कि कैसा इफेक्ट देगा, तो
स्ट्रॉन्ग मैटरनल इन्फ्लुएंस होगा। तो मून यहाँ क्या है, चौथे भाव का कारक भी है। काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो अपने घर में भी बैठा है, तो यहाँ पर मैटरनल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और क्योंकि ये हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है चौथा भाव, तो यहाँ पर विसिनिटी मतलब अपने आसपास का जो सराउंडिंग होगी नेटिव की, वहाँ बहुत खुशियाँ होंगी, तो हैप्पीनेस वहाँ बहुत मिलेगी। तो घरेलू जिंदगी जो होती है वो खुशियों भरी होती है, हैप्पी होम लाइफ होती है। और इमोशनल बैलेंस भी देखने को मिलता है चौथा भाव, क्योंकि इमोशंस का भी है। पांचवें भाव में व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है मून, आर्टिस्टिक बनाता है, और बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन देता है, और साथ में स्पेकुलेशन भी देता है। सिक्स्थ हाउस में मून हेल्थ कॉन्शियस बनाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मून है, और छठा भाव बीमारियों का है, तो व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो जाता है हेल्थ को लेकर, और लेकिन इमोशनल स्ट्रेस देता है, क्योंकि सेंसिटिव है मून वहां पर। और छठा भाव क्योंकि एनिमीज का है, जॉब का है, तो स्ट्रेस जल्दी फील होता है, और एनिमीज की वजह से भी स्ट्रेस महसूस होता है। सातवें भाव में मून केयरिंग पार्टनर देता है, इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है नेटिव की रिलेशनशिप पे, क्योंकि सातवां भाव हमारे पार्टनर्स का रिलेशन, स्पाउस का रिलेशन, ये भी स्पाउस के साथ रिलेशन भी दिखाता है। आठवें भाव में मून इंट्यूटिव बनाता है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट देता है, और क्योंकि आठवां भाव सडननेस का है, बहुत अप्स एंड डाउन्स का है, और यहाँ जब चंद्रमा हमारे इमोशंस बैठ जाते हैं, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंट भी होते हैं, जल्दी भी होते हैं, और सेंसिटिविटी तो हम देख ही चुके हैं कि मून देता है। नौवें भाव में व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, ट्रेडिशन से कनेक्टेड बनाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है रिलीजन, ट्रेडिशन, इनको लेकर बहुत फोकस्ड रहता है, और इमोशनल फुलफिलमेंट उसे मिलती है विजडम से, तो वो ज्ञान प्राप्ति उसको लेकर वो सीख करता है हर वक्त। 10वें भाव में व्यक्ति को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती है, और करियर में सक्सेस मिलती है, लेकिन फ्लक्चुएशन होती है प्रोफेशन में। मून जहां भी, चंद्रमा जहां भी बैठता है, वहां फ्लक्चुएशन जरूर मिलती है। रीजन उसका ये है कि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो इसीलिए जिस घर में बैठता है वहां फ्रीक्वेंट चेंजेस देता है। तो ये इसी तरह 10वें भाव में भी फ्लक्चुएटिंग प्रोफेशन देता है। 11वें भाव में 11th हाउस में फाइनेंशियल गेन्स देता है, क्योंकि खुद भी ये वेल्थ का कारक है, और 11वां भाव वैसे ही प्रॉफिट का भाव है, तो वहाँ फाइनेंशियल गेन्स देता है। और फ्रेंड्स का भी भाव है 11वां भाव, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क सर्कल, हमारे आसपास के लोग, तो मून जो है इमोशनल अटैचमेंट, हमारे नेटवर्क सर्कल जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ भी अटैचमेंट देता है, इमोशनल अटैचमेंट देता है। 12वें भाव में बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, और फॉरेन लैंड में भी इसका कनेक्शन दिखाता है। मून अगर 12वें भाव में है तो फॉरेन से कनेक्शन, और इमोशनल स्ट्रगल भी दिखाता है। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का भी भाव है, तो वहां पर अकेलापन, मून वहां बैठ गया तो यानी कि इमोशनल आइसोलेशन की वजह से भी स्ट्रगल आ सकती है। और ये भी हो सकता है अगर मून वहां अच्छा बैठा है तो व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप्ड है, और वो स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर है, और वो आइसोलेशन को एंजॉय करता है, क्योंकि वो अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में डूबकर स्पिरिचुअल होकर गहरी डीप
नॉलेज को गेन करना चाहता है, मतलब वो इमोशनली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड पूरा उसका डूबा हुआ है स्पिरिचुअलिटी में, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है। अगर डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस में मून की बात की जाए तो एरीज यानी मेष राशि में मून व्यक्ति को अगेन इम्पल्सिव, एनर्जेटिक एंड इमोशनली बोल्ड बनाता है। अब क्योंकि एरीज राशि, मेष राशि वैसे बहुत बहादुरी की राशि है, बोल्ड होने की राशि है, तो मून यहाँ बैठता है तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाता है नेटिव, और एनर्जी और इम्पल्सिवनेस तो मेष राशि, एरीज राशि का गुण है ही। टॉरस में वैसे ही एग्जॉल्टेड होता है, वृषभ राशि में तो इमोशनली स्टेबल बनाता है, लविंग बनाता है और लग्जरी भी इंजॉय करता है नेटिव, क्योंकि टॉरस राशि काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव है वेल्थ का भाव है, एक्यूमुलेशन का भाव है, और यहाँ मून बहुत एग्जॉल्टेड यानी खुश बैठा है तो लग्जरी भी देता है नेटिव को। तीसरे भाव जेमिनी में यानी मिथुन राशि में व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाता है, विटी बनाता है, और कम्युनिकेशन भी कैसी होगी, कम्युनिकेशन में आपको रिस्पेक्ट, केयर, नर्चर और अंडरस्टैंडिंग, मदरली लव जैसी चीजें, जैसे ट्रेट्स, क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। विटी बनाएगा लेकिन इमोशनली रेस्टलेस बनाएगा जेमिनी राशि में, क्योंकि मरकरी जो साइन है ना वो भी मैच्योर नहीं है और मून फास्ट मूविंग है, तो एक रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से लैक ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और किस चीज में मिलेगी, जो मून जिसका कारक है यानी कि इमोशंस में। चौथा साइन यानी कैंसर साइन, कर्क राशि, जो कि मून का अपना ही साइन है, अपनी राशि है, यहाँ पर बहुत हाईली इंट्यूटिव बनाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की राशि में सबकॉन्शियस सिग्निफिकेशन वाला प्लैनेट बैठ गया, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव और बहुत कनेक्टेड रहता है, तो नेटिव को इंट्यूशंस बहुत अच्छे और बढ़िया होते हैं, नर्चरिंग बनाता है और इमोशनली बहुत डेप्थ में लेके जाता है। पांचवी राशि लियो यानी सिंह राशि, यहाँ कॉन्फिडेंट बनाता है, एम्बिशियस बट इमोशनली ड्रामेटिक, तो क्योंकि सूर्य की राशि है ना, तो सूर्य तो गर्म प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, मून इज वाटर, तो थोड़ा सा वो इमोशनली ड्रामेटिक और थोड़ा इमोशनल एकदम हाइप पे जाने वाला भी बनाता है। छठा साइन वर्गो यानी कि कन्या राशि, यहाँ पे कन्या जैसे एनालिसिस बहुत करते हैं कन्या राशि वाले, तो यहाँ एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट एंड इमोशनली प्रैक्टिकल बनाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति इमोशनली इमेच्योर नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है, वो इमोशंस उसके सधे हुए होते हैं, उसे पता होता है मुझे ये करना है और ऐसे होगा। सातवां साइन यानी लिब्रा, तुला राशि, यहाँ पर मून बैलेंस्ड होता है, रोमांटिक होता है, क्योंकि ये स्पाउस का भी भाव है, सातवां भाव रोमांटिक होता है और हार्मनी चाहता है, क्योंकि लिब्रा राशि मिलकर चलने वाली राशि है और पार्टनरशिप की राशि है और पब्लिक रिलेशन की राशि है, तो यहाँ पर हार्मनी चाहता है नेटिव अगर मून लिब्रा में बैठा हो तो। आठवीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, यहाँ पर मून नीच का माना जाता है, डेबिलिटेटेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ इमोशनली बहुत इंटेंस कर देता है, हो जाता है मून, और सीक्रेटिव भी हो जाता है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है वो सीक्रेसी का साइन है। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली में 8वें भाव में आती है, 8वें भाव में अंधेरा है,
वहाँ सीक्रेट है. सो थिंग्स आर नॉट इन लाइट इन 8th हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली, जहाँ पर स्कॉर्पियो राशि मानी जाती है, इसीलिए उसे सीक्रेसी का जोडियक साइन भी मानते हैं. और इमोशनल इंटेंस इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन डेप्थ मांगता है, बहुत डीप है 8वां भाव. तो जो उस डेप्थ में मून को जाना पड़ता है, तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्योंकि 8वां भाव वृश्चिक राशि अप्स एंड डाउन्स की भी राशि है, सडन चेंजेस की भी राशि है. तो वही सडन चेंज मून में भी देखने को, यानी इमोशंस में भी देखने को मिलते हैं. 9वीं राशि 9th जोडियक सेजिटेरियस यानी धनु राशि. यहाँ पर मून बहुत अच्छा रहता है, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है व्यक्ति को, फिलोसफिकल बनाता है और एडवेंचरस बनाता है, क्योंकि 9वां भाव जो है वो विजडम का भी भाव है, गुरु का भी भाव है, लॉ मेकर्स का भी भाव है. तो ये मून को वहां पर बहुत इस भाव के सिग्निफिकेशंस को एनहेंस करता है मून. कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि हमारी मकर राशि, यहाँ पर मून बहुत डिसिप्लिन्ड बिहेव करता है, इमोशनली रिजर्व्ड हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है. तो ये राशि, इसमें जो भी प्लैनेट बैठता है, मकर राशि जो है कैप्रिकॉर्न साइन उससे डिसिप्लिन मांगता है, काम करो, इमोशनलेस होकर काम करो. तो मतलब डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशंस के आगे. तो जो नेटिव होता है यहाँ पर इमोशनली खुद को रिजर्व कर लेता है, क्योंकि अगर इमोशनली एक्सप्रेस करता है तो रिजल्ट नहीं मिलते या फिर सेटबैक्स मिल जाते हैं. तो मेन 10वां भाव है काल पुरुष कुंडली का, मतलब कर्म का भाव है. तो आप कर्म करो, फल मिल रहा है नहीं मिल रहा, अच्छा मिल रहा है बुरा मिल रहा है, वो नहीं देखना है, बस कर्म करते रहना है. कैप्रिकॉर्न साइन यही मांगता है. तो यहाँ पर मून को इमोशनली खुद को रिजर्व्ड रख के डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद को जिम्मेवारियां उठानी पड़ती हैं और काम करते जाना होता है. 11th साइन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में मून डिटैच्ड रहता है, इंटेलेक्चुअल रहता है और इमोशनली अगेन अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है. इंटेलिजेंस का तो ये है ही. 12वीं राशि पाइसिस यानी मीन राशि, यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का ये राशि है, 12वां भाव है कालपुरुष कुंडली का, और इसलिए व्यक्ति ड्रीमी होता है. पाइसेस साइन लेट गो का भी साइन है और आइसोलेशन का भी है. तो स्पिरिचुअल बनाता है यहाँ पर मून, आर्टिस्टिक बनाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आती है जब आइसोलेशन में रह के व्यक्ति सोच कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कुछ क्रिएट करता है. तो बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वर्क निकल के आता है और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी. रीजन बीइंग मून इज सबकॉन्शियस माइंड, और 12वां भाव काल पुरुष कुंडली का जहाँ पाइसेस राशि ली जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड की ही राशि, आइसोलेशन की है और इमेजिनेशन की है. तो मून इस तरह से वहां बिहेव करता है. अगर हम मून से रिलेटेड प्रोफेशन देखें तो यदि मून स्ट्रांग है तो अच्छा बनाएगा इन प्रोफेशंस में, जैसे साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हीलिंग प्रोफेशन में, क्रिएटिव फील्ड्स में, राइटिंग वर्क में जा सकते हैं, पेंटिंग आर्टिस्टिक वर्क में जा सकते हैं, एक्टिंग, म्यूजिक, हॉस्पिटैलिटी, रीजन बीइंग के नर्चरिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है और रिस्पेक्टफुल है अदर्स, दूसरों के लिए, स्पीच अच्छा हो सकता है. तो हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री. मून इज वेरी नाइसली कनेक्टेड विद फूड. तो फूड इंडस्ट्री में मून अगर 10th हाउस में है या 10th हाउस से रिलेटेड है, 10th लॉर्ड से रिलेटेड है,
तो फूड इंडस्ट्री का भी प्रोफेशन दिखाता है। और मदर भी फूड देती है, नर्चरिंग भी दिखा रहा है फूड, तो इसलिए भी नर्सिंग, केयर गिविंग एंड मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैरीन रिलेटेड जॉब जैसे नेवी, क्योंकि पानी से रिलेटेड, मून पानी का कारक है, पानी से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। तो नेवी, वाटर ट्रांसपोर्ट, फिशिंग, स्पिरिचुअल वर्क जैसे एस्ट्रोलॉजी या मेडिटेशन या टीचिंग, ये भी प्रोफेशन मून के होने से लिए जा सकते हैं। अगर जनरल रेमेडीज की बात करें तो लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती की वर्शिप, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है। और शिवलिंग पर आप मिल्क चढ़ा सकते हैं, उससे भी मून की रेमेडी होती है। मंडे का फास्ट कर सकते हैं, मून की एनर्जी बैलेंस होती है। पानी बहुत पीना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, क्योंकि मिल्क जो है वो भी मदरहुड और मून को सिग्निफाई कर रहा है। और वियर पर्ल, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि जो पर्ल या मोती है वो मून का स्टोन है, तो उसकी रिंग वगैरह या पेंडेंट पहन सकते हैं, कंसल्टिंग फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ कोर्स। बीज मंत्र, मून का चंद्र बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी मदर की केयर करने से, रिस्पेक्ट करने से मून पॉजिटिव होता है, स्ट्रेंथ होता है। और पानी के पास जाने से भी मेंटल पीस मिलता है, मून से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, मून स्ट्रांग हो जाता है पानी के पास रहने से। तो हमने देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून माइंड, इमोशंस, सबकॉन्शियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रांग मून होगा तो पीस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस। और अगर वीक मून होगा तो स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये चीजें हो सकती हैं। रेमेडीज को हमने देखा जो कि वैसे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही की जानी चाहिए। और मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, अगर वीक मून है तो रेमेडी के बाद भी ये चीजें अचीव की जा सकती हैं। Thank you so much for being with us in this video. See you next time.